नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे 19वीं सदी के उन धूल भरे अभिलेखागारों में चलेंगे। जरा कल्पना कीजिए, हम एक ऐसे जीवनी लेखक की नज़र से देख रहे हैं जो पुरानी फाइलों और दस्तावेजों के पन्नों को बड़ी सावधानी से पलट रहा है। हमारा मकसद क्या है? बस एक, झांसी की रानी की उस अमर किंवदंती को ऐतिहासिक कसौटी पर परखना। आज हम उनके जीवन के इर्द गिर्द बुने गए मिथकों को हटाकर उन पुराने पीले पड़ चुके पन्नों से एकदम असली सच्चाई को बाहर निकालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। इन धूल भरे पन्नों में जो सबसे पहली चीज हमारा ध्यान खींचती है वो कोई मामूली तारीख नहीं है। सामने जो शब्द लिखे हैं जरा उन पर गौर कीजिए। ये शब्द सीधे मेजर जनरल ह्यू ग्रोज की एक रिपोर्ट से लिए गए हैं। वही ह्यू ग्रोज जो युद्ध के मैदान में रानी के सबसे बड़े और सबसे भयंकर दुश्मन थे। जरा सोचिए, एक टॉप ब्रिटिश कमांडर अपनी खुद की आधिकारिक रिपोर्ट में एक भारतीय रानी को सबसे खतरनाक बता रहा है। ये बात तुरंत साफ कर देती है कि हम ब्रिटिश अभिलेखागार की इन फाइलों में कितनी महान ऐतिहासिक शख्सियत का जिक्र पढ़ रहे हैं। दुश्मन की कलम से निकला यह सम्मान मृत्यु के बाद ही सही, लेकिन रानी के विशाल कद को अपने आप ही स्थापित कर देता है। अब अगर हम इन पुरानी फाइलों को और पलटें और बिल्कुल शुरुआत में जाएं, तो मणिकर्णिका नाम की एक छोटी बच्ची के रिकॉर्ड हमें काफी बिखरे हुए मिलते हैं। मतलब अगर जन्म के साल की ही बात करें तो इतिहासकारों के बीच 1827 से 1830 को लेकर आज भी लंबी बहस चलती है। रिकॉर्ड बताते हैं कि महज 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया, जिसके बाद उनके पिता उन्हें बिठूर ले आए और फिर 1842 में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया। बेहद कम उम्र में राजा गंगाधर राव से उनका विवाह कर दिया गया और वो रातों रात राजशाही का हिस्सा बन गई। और हाँ, यहीं से उन्हें वो नाम मिला जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, लक्ष्मीबाई। बिठूर के इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है जो उस जमाने के हिसाब से सच में हैरान करने वाली है। उनकी शिक्षा दीक्षा किसी भी नजरिए से उस दौर की आम लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। 19वीं सदी की तमाम रूढ़ियों को दरकिनार करते हुए रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने फारसी में महारत हासिल की, बेहतरीन घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी का कड़ा प्रशिक्षण लिया और यहाँ तक कि बंदूकें चलाना भी सीखा। सच कहें तो यही वो सख्त और असाधारण ट्रेनिंग थी जो आगे चलकर एक महान योद्धा के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाली थी। खैर, इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालते हुए हम उस मोड़ पर आ पहुंचते हैं जहां से असल त्रासदी की शुरुआत होती है। 1853 के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में एक बेहद हताश और भावुक अपील दर्ज है। मृत्युशैया पर पड़े राजा गंगाधर राव के आखिरी शब्द ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए एक मिन्नत की तरह थे। उन्होंने अपील की थी कि उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मान लिया जाए और रानी लक्ष्मीबाई को उसका संरक्षक। एक 19वीं सदी के जीवनी लेखक के रूप में इसे पढ़ना काफी दर्दनाक है। ये एक पति की अपनी पत्नी और राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने की आखिरी लेकिन दुर्भाग्य से एक नाकाम कोशिश थी। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे राजनीतिक विवाद की जड़ में आखिर था क्या? यहाँ ये ब्रिटिश अभिलेखागार दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर दिखाते हैं। एक तरफ थी लॉर्ड डलहौजी की बेहद क्रूर नौकरशाही नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सा नियम था कि गोद लिए गए बेटे को राज्य का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ थी वो प्राचीन हिंदू शास्त्र परंपरा जिसका रानी पूरी दृढ़ता से बचाव कर रही थी। इसके अनुसार एक दत्तक पुत्र को बिल्कुल स्वाभाविक उत्तराधिकारी के समान ही पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं। ये महज जमीन का नहीं बल्कि गहरी मान्यताओं का टकराव था। और इसी टकराव का नतीजा क्या निकला? इन दस्तावेजों में दर्ज एक आंकड़ा शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे रानी को पूरी तरह से शक्तिहीन करने की कोशिश की गई। वो आंकड़ा है 5000। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये वो मासिक पेंशन है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी को तब थमाई जब उनका पूरा राज्य उनसे जबरन छीन लिया गया और उन्हें उनके ही किले से बाहर निकाल दिया गया। जरा सोचिए, एक शासक के लिए अपनी संप्रभुता का ये कितना बड़ा और अपमानजनक नुकसान रहा होगा। और सच कहें तो इसी फैसले ने उस विद्रोह की नींव रख दी थी जो बस फूटने ही वाला था। अब पन्ने पलटते हुए हम 1857 की उस तपती गर्मियों में पहुंचते हैं। जोखनबाग नरसंहार ये फाइलों में दर्ज एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज भी भारी विवाद है। अगर हम एक निष्पक्ष इतिहासकार की तरह इन प्राथमिक स्रोतों को देखें तो ये आपस में बुरी तरह टकराते नजर आते हैं। कुछ ब्रिटिश दावों के मुताबिक रानी ने खुद विद्रोह भड़काया और अंग्रेजों को धोखे से मरवाया,
लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास मेजर एस्किन को लिखे गए रानी के अपने खुद के स्याही भरे पत्रों मौजूद हैं। उन पत्रों में वो साफ साफ कह रही हैं कि वो विद्रोहियों के चंगुल में फंसी हुई थीं और उन्होंने तुरंत मदद की गुहार लगाई थी। इस अभिलेखीय दस्तावेज को जब हम थोड़ा और करीब से परखते हैं तो धुंधली तस्वीर कुछ हद तक साफ होने लगती है। ये सच है कि उस समय के कुछ ब्रिटिश लेखकों ने दुर्भावना में आकर बिना किसी ठोस सबूत के रानी को इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाद में कई विश्वसनीय इतिहासकारों ने खुद ये बात मानी कि रानी लक्ष्मीबाई के सीधे तौर पर इस घटना में शामिल होने का कोई भी पुख्ता प्रमाण कभी नहीं मिला। ये मामला 19वीं सदी के इतिहास का एक ऐसा उलझा हुआ रहस्य है जिसका कोई सीधा और स्पष्ट जवाब आज भी फाइलों में नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सैन्य इतिहास के नजरिए से सच में कमाल का था। दस्तावेज बताते हैं कि जब युद्ध बिल्कुल तय हो गया तो रानी का एक रानी से महान सैन्य कमांडर में जो परिवर्तन हुआ वो देखने लायक था। उन्होंने तुरंत किले की 25 फुट ऊंची ग्रेनाइट की दीवारों की मरम्मत का आदेश दिया। रणनीति के तहत झुलसी हुई धरती यानी स्कॉच्ड अर्थ नीति अपनाई गई ताकि ब्रिटिश सेना को किले के आसपास कोई भी रसद या ठिकाना न मिल सके। सैकड़ों टन रसद जमा की गई और 11,500 सैनिकों और बेहतरीन तोपचियों की फौज खड़ी कर दी गई। देखते ही देखते झांसी एक पूरी तरह से अभेद्य किले में तब्दील हो चुका था। और ठीक इसी मोड़ पर एंट्री होती है उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की। ये है मेजर जनरल ह्यूग रोज। अब यहाँ सैन्य रिकॉर्ड्स में एक बड़ी ही दिलचस्प ऐतिहासिक विडंबना छिपी है। ध्यान दीजिएगा, ह्यूग रोज का ज्यादातर करियर कूटनीति यानी डिप्लोमेसी में बीता था। उनके पास सीधे तौर पर किसी बड़ी सैन्य कमान का कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश हुकूमत ने मध्य भारत के इस भयंकर विद्रोह को कुचलने की जिम्मेदारी इसी इंसान को सौंपी। और जैसा कि इतिहास गवाह है, कूटनीतिज्ञ से बना ये सेनापति आगे चलकर रानी का सबसे घातक और जबरदस्त विरोधी साबित होने वाला था। अब यहाँ से इन ऐतिहासिक पन्नों में जो गति आती है वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। मार्च 1858 के अंत तक आते आते ब्रिटिश तोपों ने आखिरकार झांसी की मजबूत दीवारों में सेंध लगा ही दी। शहर की संकरी सड़कों पर भयंकर आमने सामने की खूनी लड़ाई छिड़ गई। हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे और जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था तब रानी ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर कसकर बांधा और रात के घने अंधेरे में घोड़े पर सवार होकर वो किले से निकल गईं। बिना रुके 102 मील की खतरनाक यात्रा करके वो कालपी पहुंची। ये पलायन इतिहास के सबसे अकल्पनीय पलों में से एक है। एक जीवनी लेखक के तौर पर इन दोनों सेनापतियों के नेतृत्व शैली की तुलना करना सच में एक शानदार अनुभव है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर के टक्कर वाले प्रतिद्वंदी थे। रानी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी व्यक्तिगत वीरता, अपने सीमित संसाधनों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना और अपनी सेना के दिलों में आग भर देना। वहीं दूसरी ओर ह्यूग रोज का नजरिया अलग था। वो अपने अथक प्रयास, हर परिस्थिति में अपनी रणनीति को तुरंत बदलने की क्षमता और अपनी बेहतर तोपों के लगातार और अचूक इस्तेमाल के लिए जाने जाते थे। सच में ये महज एक युद्ध नहीं बल्कि जज्बे और तकनीक का एक महासंग्राम था। चलिए अब दस्तावेजों के जरिए उनके आखिरी सामरिक कदमों को समझने की कोशिश करते हैं। कालपी में जब बाकी विद्रोही नेताओं ने रानी की रणनीतिक सलाह को अनसुना कर दिया और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, तो रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बेहद साहसी योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना के साथ तेजी से मार्च किया और रणनीतिक रूप से अजया माने जाने वाले ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये उनकी सैन्य प्रतिभा का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन दुर्भाग्य से ब्रिटिश सेना उनका पीछा करते हुए बहुत करीब आ चुकी थी और 8वीं हुसार रेजिमेंट के साथ वो आखिरी खूनी संघर्ष बस शुरू ही होने वाला था। और फिर वो दिन आया, 17 जून 1858, इस महान ऐतिहासिक जीवन का अंतिम अध्याय। लाल जैकेट और पतलून पहने हुए रानी बिल्कुल सामने मोर्चे पर एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुईं। ये दस्तावेज बड़ी ही स्पष्टता से बताते हैं कि उस दिन कोटा की सराय के पास उन्होंने अंग्रेजों को पूरे अभियान की सबसे भयंकर और खूनी लड़ाई दी थी। लेकिन उनके गिरते ही विद्रोही सेना का मनोबल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इन पन्नों में दर्ज वो दिन महज एक हार नहीं बल्कि 19वीं सदी के एक पूरे युग का अंत था। तो अंत में
इस पुराने और धूल भरे अभिलेखागार की फाइलों को बंद करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में गूंजता है। ये सच है कि रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर का वो आखिरी युद्ध हार गई, लेकिन क्या वो वास्तव में हारी थी, या फिर उनकी असली जीत युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि प्रतिरोध और अदम्य साहस की उस अमर कहानी में थी जो वो अपने पीछे छोड़ गईं। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में हमें तारीखें, युद्ध के नतीजे और कूटनीति तो मिल जाती है, लेकिन उनका जो असली प्रभाव था वो इतिहास के इन पन्नों से निकलकर सीधे एक पूरे राष्ट्र के जनमानस में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।